नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 9 और 10 की संस्कृत विषय की व्याकरण का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण का जो हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने धातु रूप सीखे थे और धातु रूप से हमने वाक्य बनाने का तरीका सीखा था। उसके बाद जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला टॉपिक आता है संधि। संधि किस तरह से होती है, किस तरह से संधि का विच्छेद किया जाता है, वो सब जानकारी हम अब आगे आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि संधि होती क्या है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि वर्ण संधान को संधि कहते हैं। अब अपने सामने प्रश्न ये उठता है कि संधान माने क्या होता है। संधान माने होता है किसी भी शब्दों का आपस में मेल होना, आपस में जुड़ जाना। किन्हीं भी वर्णों का, किन्हीं भी शब्दों का आपस में जोड़ा जाना संधान कहलाता है। इसीलिए वर्ण संधान को संधि भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको हम जैसे थोड़ा विस्तार रूप में जब हम लेंगे तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। यानी कि जब दो शब्द आपस में जुड़कर एक वास्तविक शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। और इसके विपरीत जब किसी पूर्णतया वास्तविक शब्द के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, उन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है, उसे कहा जाता है संधि विच्छेद। तो अपने पास दो ऑप्शंस रहते हैं, एक होता है संधि और एक होता है संधि विच्छेद। दोनों ही अलग अलग तरह के शब्द हैं। हमें बस केवल ये ध्यान रखना है कि जहां दो वर्णों को आपस में मिलाकर के एक शब्द का निर्माण कर दिया जाता है, दो शब्दों को जोड़ करके एक कर दिया जाता है, वहां पर हमेशा संधि होती है। लेकिन जब किसी शब्द को एक से दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है, दो भागों में बांट दिया जाता है, तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब आगे जब देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है, अर्थात संधि के कितने भेद होते हैं। छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि संधि के हमेशा तीन भेद होते हैं, जिन्हें हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्वर संधि और व्यंजन संधि को संस्कृत की भाषा में नए शब्दों से भी बुलाया जाता है। तो उनका ध्यान भी हमें होना चाहिए कि तीनों संधि को किन किन भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले जैसे है स्वर संधि, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि स्वर संधि को संस्कृत की भाषा में अच संधि के नाम से भी जानते हैं। स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है हल संधि, जिसे हिंदी की भाषा में हम व्यंजन संधि के नाम से संबोधित करते हैं। उसके पश्चात आता है विसर्ग संधि, जिसका हिंदी और संस्कृत में एक ही रूपांतरण होता है, एक ही शब्द होता है। इसलिए इन संधि विच्छेद के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं है। ये तीनों जो संधि के भेद हैं, इसमें केवल स्वर संधि और व्यंजन संधि को ही दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। बाकी विसर्ग संधि को संस्कृत की भाषा में विसर्ग संधि के नाम से ही जाना जाता है। अब इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग इनके उदाहरण हैं, उनके बारे में भी हमें ध्यान में रखना होगा, उनके बारे में भी हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्वर संधि की तरफ। स्वर संधि की परिभाषा के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। अब स्वर संधि को जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अच संधि भी बोला जाता है। तो स्वर संधि की जो परिभाषा वो ऐसे है कि जहां दो स्वरों का आपस में मेल होता है, दो स्वर। हमें अब ये ध्यान होना चाहिए कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। स्वर और व्यंजन की जानकारी हमें होनी चाहिए कि हिंदी और संस्कृत में स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। तो हमें ये जानकारी होना अति आवश्यक है। तो स्वर होते हैं 12। ये तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा। स्वर 12 होते हैं, ए आ ई उ ए आई ओ औ अं है, ये होते हैं स्वर। और उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन होते हैं 26 व्यंजन होते हैं, जिसमें ये होते हैं हमारे व्यंजन। इनका हमें
पूरी तरह से ध्यान में होना चाहिए। तो जहाँ दो स्वरों का आपस में मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है, उसे स्वर संधि कहते हैं, या संस्कृत की भाषा में उसे अच संधि के नाम से जाना जाता है। व्यंजन संधि की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हमें स्वर संधि के जो प्रमुख भेद हैं उनके बारे में जान लेते हैं। स्वर संधि के अलग अलग भेद। स्वर संधि 8 प्रकार की। वास्तविक तौर पर मैंने आपको बता दिया कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के अंदर भी 8 भेद अलग होते हैं। उन 8 भेदों के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है यण संधि। हम एक एक पॉइंट के हिसाब से धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आता है यण संधि। ये आपको अपनी नोट के अंदर नोट करके रखना चाहिए कि स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, जिसमें से पहली संधि है यण संधि, दूसरी संधि है अयादि संधि, तीसरी संधि को बोलते हैं गुण संधि, चौथी संधि का नाम है वृद्धि संधि, फिर आती है सवर्ण दीर्घ संधि, फिर आती है पूर्व रूप संधि, फिर पररूप संधि और अंत में प्रकृति भाव संधि। इस तरह से स्वर संधि के 8 भेद हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। 8 भेद हमारे सामने स्पष्ट हो चुके हैं। जो 8 भेद हैं वो अपने सामने पूरी तरह से मैंने आपको यह नोट करवाए हैं, इन्हें आपको नोट करना चाहिए। आगे चलते हैं हम यण संधि की तरफ। स्वर संधि का सबसे पहला भेद यण संधि। अब यण संधि के लिए सबसे पहले आपको एक एक परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लेना होगा। उसके पश्चात ही हम यण संधि के जो तरीके हैं, जो सूत्र हैं, उनको समझ पाएंगे। तो यण संधि जो है वो इको यण से सूत्र के द्वारा अच परे रहने पर इक के स्थान पर यण होता है। जैसा कि मैंने बताया था, अच होता है स्वर, स्वर के हट जाने पर इक के स्थान पर हो जाता है यण, यानी कि वहां यण संधि होती है। और माहेश्वर सूत्र के अनुसार छोटा ई या बड़ा ई, ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ा री और जड़ी, ये जो इक वर्ण वाले हैं ये, तथा आधा ये, आधा वे, आधा रे और आधा ले, ये सभी यण वर्ण की श्रेणी में आते हैं। ये सभी यण वर्ण में गिने जाते हैं। अब यण संधि की परिभाषा को याद कर लेने के पश्चात हमारे सामने आता है कि जब हमारे सामने परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर कोई ऐसे शब्द आते हैं और उनसे ये पूछा जाता है कि इनका संधि विच्छेद कीजिए या इनको संधि में बदलिए, इनकी संधि कीजिए, उस समय हमारे सामने एक प्रश्न ये भी रखा जाता है कि इस पद का, इस शब्द का संधि विच्छेद करने के बाद हमें ये बताइए कि इसमें कौन सी संधि का इस्तेमाल हुआ है, इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो उस समय यदि हम एक एक परिभाषा को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो हमारे सामने ये दिक्कत नहीं आएगी, हम इस समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं कि किस शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। अब हम सबसे पहले आगे चलते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला शब्द है ई और ई, और उसके बाद है अच, यानी कि बराबर करके क्या होता है यह प्लस अच। सबसे पहले हम इसी को ही हल करेंगे। छोटा ई या बड़ा ई प्लस अच बराबर यह प्लस अच, यानी कि छोटा ई और बड़ा ई जो है पहले शब्द में इसी से संबंधित वाक्य, इसी से संबंधित शब्द का आखिरी वर्ण होना चाहिए और उसके बाद जो प्लस में लगेगा वो अच यानी कि स्वर होना चाहिए। इसके पश्चात जब हम उसका पूर्णतया संधि करेंगे तो उसमें यह वर्ण की आवृत्ति होगी, जो अधूरा होगा उसके साथ स्वर की पुनरावृत्ति होकर के दोनों शब्द जुड़ करके एक शब्द बनेंगे। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी हम किसी पद का संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करने के पश्चात दोनों ही शब्दों का कोई ना कोई वास्तविक अर्थ जरूर निकलना चाहिए। यहाँ पर हम ये नहीं कि पहले शब्द का हमारा कोई अर्थ निकल गया और हमारे पास जो बाद का शब्द है उसका कोई अर्थ हमारे पास नहीं है, ये नहीं करना है। संधि विच्छेद के अंदर जो पहला शब्द है और जो दूसरा शब्द है, दोनों शब्द के कोई ना कोई अर्थ जरूर होने चाहिए, दोनों शब्दों का कोई ना कोई वास्तविक तौर पर अर्थ जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही संधि विच्छेद हमारा हो सकता है। तो हम करते हैं पहले इन शब्दों पर।
जैसे हमारे सामने सबसे पहले यह प्लस अच शब्द का प्रयोग है और हमें ई और ई मिलाकर के अच का प्रयोग करना है। अब ई और ई मिलाकर के हमें यच का प्रयोग करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। जैसे हमारे सामने सबसे पहला शब्द आता है अत्युत्तम। अत्युत्तम, ये शब्द हमारे सामने है। अब हमें अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो अत्युत्तम को आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि यह प्लस स्वर दोनों की एक साथ पुनरावृत्ति होती है। देखिए अत्युत्तम शब्द हमारे सामने है, अत्युत्तम शब्द में यह शब्द हमारे सामने आया हुआ है, यह को हमने पकड़ लिया, लेकिन यह के साथ में हमारे पास स्वर भी मौजूद है। यह के अंदर हमारा शब्द भी पूरी तरह से समाहित है, यानी कि यह के साथ ऊ की पुनरावृत्ति होने के कारण हमारे पास यह भी आ गया और अच यानी कि स्वर भी आ गया, जो हमारा है ऊ स्वर। दोनों स्वर हमारे सामने हैं। अब जब हम इसके टुकड़े करते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो हमें इस तरह से यण संधि का उदाहरण देते हुए ये प्रयोग करना है। अब ई या ई का प्रयोग हमें करना है, तो हमने कर दिया अति प्लस उत्तम, ये हमारा हुआ पहला संधि विच्छेद। इस संधि विच्छेद के अनुसार अब देखिए, हमें छोटी ई या बड़ी ई में से कोई शब्द लेना था। अति में छोटा ई हमारे पास आ गया, प्लस के बाद ऊ स्वर हमारे पास आ चुका है, यानी कि ई और ऊ का प्रयोग करके अत्युत्तम शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। अति यानी बहुत ज्यादा भी हो सकता है, आवश्यकता से अधिक भी हो सकता है, उत्तम यानी श्रेष्ठ, यानी कि दोनों ही शब्दों का कहीं ना कहीं पर प्रयोग किया गया है, इसलिए ये हो गया अति प्लस उत्तम। अगला शब्द हम इसी से संबंधित लेते हैं पहले। जैसे हमारे सामने आया इत्यत्र। इत्यत्र शब्द हमारे सामने है। अब इत्यत्र शब्द का संधि विच्छेद करने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इत्यत्र शब्द क्या इस से मिलता जुलता है। मैंने आपको बताया था ये है संधि विच्छेद के रूप में, पहले है विच्छेद और उसके बाद है संधि का पूर्ण रूप। पहले संधि विच्छेद है, उसके बाद संधि का पूर्ण रूप है। तो सबसे पहले हमें यह प्लस अच यानी कि यह और स्वर का आपस में मेल होना चाहिए। तो देखो हमारे सामने यह यहाँ पर मौजूद है और यह के अंदर हमें स्वर भी मिल रहा है। यह के अंदर हमारा स्वर है ए। 12 स्वर मैंने आपको बताए थे, ए आ ई ए आई ओ औ है, और री एक्स्ट्रा में जो छुपा हुआ होता है वो होता है री। तो 12 स्वर प्रमुख तौर पर माने जाते हैं और एक जो स्वर है उसे अपन री के नाम से बोलते हैं, री ऋषि के नाम से जाना जाता है। ये छुपा हुआ स्वर होता है जो इन 12 स्वरों की गिनती में नहीं आता है। तो इत्यत्र शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इत्यत्र शब्द के लिए भी हमें इसी का प्रयोग करना होगा। जैसे ये हमारा हो गया इति प्लस अत्र। यदि हमारे सामने विसर्ग है तो हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम विसर्ग का प्रयोग भी नहीं करेंगे। आगे हम जैसे बढ़ते हैं, इति प्लस अत्र हमने इस शब्द का संधि विच्छेद कर दिया। इसमें हमारे सामने जन संधि का जो पहला उदाहरण है ई प्लस स्वर, ई इक्वल टू ई बराबर अच, जो स्वर हमारे सामने है वो पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है, वो सिद्ध हो चुका है। ये सूत्र हमें हर कंडीशंस के अंदर ध्यान रखना होगा। यदि अब आपके ये सूत्र पकड़ में आ गया है तो आपका जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा वो गलत नहीं होगा। तो हमारा सबसे पहला जैसे इत्यत्र हमने सिद्ध कर लिया। अब हमें बात कर रहा था विसर्ग की। जैसे मान लो इत्यत्र शब्द के आगे हमने विसर्ग लगा दिया। अब हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब विसर्ग आ चुका है तो हमें जब विसर्ग का प्रयोग करना है तो उस विसर्ग का प्रयोग हम पहले नहीं करके बाद में करेंगे, क्योंकि पहले अगर विसर्ग का हम प्रयोग कर देते हैं तो हमारी वो संधि स्वर संधि का यण संधि से हट करके विसर्ग संधि में चली जाती है। जब दोनों जगह हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे तो वह संधि हमारी स्वर संधि नहीं होकर के हमारी यण संधि का एक हिस्सा नहीं होकर के वो सारा विसर्ग संधि के अंतर्गत चला जाता है।
इसलिए हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं उस विसर्ग का प्रयोग आखिरी शब्द के आखिरी में होता है, आखिरी वर्ण के बाद में होता है। अब जैसे हमारा इत्यत्र शब्द जो था, इत्यत्र शब्द से हमने अपना एक अलग शब्द बनाया। आगे हम देखते हैं, जैसे हमारे सामने शब्द आता है इत्यादि। इत्यादि, इसमें भी हमें वही पकड़ना है जो पूर्ण संधि है हमारी, उसी को पकड़ना है। तो यह हमने यहाँ ले लिया, यह के साथ हमारा स्वर भी मौजूद है, क्योंकि यह के साथ हमें यहाँ आ स्वर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। या के अंदर आ स्वर की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, इसलिए ये यण संधि का ही उदाहरण है। अब इत्यादि का जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो इति प्लस आदि, इसमें हमारे सामने शब्द का पहला आखिरी वर्ण ई और ई में से आ चुका है और स्वर हमारे सामने, यानी कि इसके बाद में स्वर हमारे पास आ हो चुका है, इसलिए इति प्लस आदि शब्द हमारे सामने स्पष्ट हो चुका है। अगला शब्द देखते हैं यद्यपि। यद्यपि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, अब यद्यपि में हमारे सामने ये होना चाहिए कि क्या हमारे सामने स्वर है। तो यद्यपि के अंदर हमारे पास यह है, लेकिन यह के साथ साथ ये में स्वर की पुनरावृत्ति हो रही है। यह के अंदर ए स्वर हमारे पास पूर्णतया है, इसलिए जब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो ये हो जाएगा यदि प्लस अपि। अब यदि प्लस अपि के अंदर दै स्वर के अंदर, दै शब्द के अंदर ई की पुनरावृत्ति है। ई शब्द की हमें ईश्वर हमें दिखाई दे रहा है और आगे हमारा ए स्वर है। तो यदि प्लस अपि दोनों में स्वरों की पुनरावृत्ति हो रही है, दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, इसलिए यदि प्लस अपि हमारा संधि विच्छेद हो गया। ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों ही शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए, दोनों शब्दों में समानता होनी चाहिए और दो स्वरों का आपस में मेल होना चाहिए। अगला देखते हैं, जैसे हम प्रत्येकम। प्रत्येकम शब्द का संधि विच्छेद हम करेंगे तो प्रत्येकम में यह शब्द हमारे सामने है, क्योंकि पहले सूत्र के अनुसार हमें यह का प्रयोग चाहिए। तो यह जब हमारे सामने है तो यह के अंदर स्वर हमारे आ रहा है ए स्वर की पुनरावृत्ति यह शब्द के साथ छुपी हुई है, इसलिए हमारा ये यण संधि का ही उदाहरण है। यण संधि का पहला उदाहरण के अनुसार हम विच्छेद में डालेंगे तो ये हो जाएगा प्रति प्लस एकम। इसमें ती शब्द के अंदर हमारा स्वर छुपा हुआ है और ए स्वर हमारे सामने स्पष्ट तौर पर उजागर है, इसलिए ये हमारा हो जाता है प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम। अगला जैसे शब्द हम लिखते हैं शुद्ध्युपास्य। इस शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, शुद्ध्युपास्य का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसको संधि विच्छेद करने के लिए देखना है कि हमें यह शब्द की पुनरावृत्ति पकड़नी है। यह शब्द जब हमारे सामने आ गया तो यह शब्द के अंदर कौन सा शब्द छुपा हुआ है, कौन सा स्वर छुपा हुआ है, वो हमें पहचानना है। तो यू शब्द के अंदर हमारे सामने ऊ छुपा हुआ है, जो हमारे सामने स्पष्ट तौर पर उजागर नहीं है। अब जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा शुद्धि प्लस उपास्य। ध शब्द के अंदर ई स्वर छिपा हुआ है और ऊ स्वर हमारे सामने स्पष्ट उजागर हो गया है, तो ये हो गया शुद्धोपास्य, यानी कि शुद्धि प्लस उपास्य, शुद्धोपास्य। अगला जैसे एक शब्द लिख देते हैं नद्युत्कम। नद्युत्कम, अब इसमें हमारे सामने कहीं पर भी यह शब्द की पुनरावृत्ति नहीं दिखाई दे रही है, तो हम जब यह शब्द को नहीं देख पा रहे हैं तो इस यह शब्द को हम छोड़ करके स्वर को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि हमारा स्वर कहाँ है। तो हमारा स्वर यहाँ पर हमें मिल रहा है, धू शब्द के अंदर हमें ऊ स्वर की पुनरावृत्ति मिल रही है, इसलिए यहाँ पर यण संधि का उदाहरण होगा। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा नदी प्लस उद्गम। नदी प्लस उद्गम। अब नदी शब्द में हमारा स्वर छुपा हुआ है, इसमें हमारे पास ई छोटा ना होकर के बड़ा ई
यानी कि बड़े स्वर के रूप में बड़ी ई का यहाँ पर समावेश है और ऊ हमारे सामने है, इसलिए यहाँ पर यण संधि स्पष्ट तौर पर कही जाएगी। यण संधि का इसमें पूर्णतया सही उदाहरण बताया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अगले पर। जैसे हमारे सामने अगला सूत्र आता है 2 नंबर, उसमें ऊ और ऊ प्लस अच यानी कि स्वर जो बराबर मिलकर के होता है वै प्लस अच, यानी कि शब्द के बीच में वै शब्द की पुनरावृत्ति होनी चाहिए और शब्द के साथ एक स्वर भी छुपा हुआ होना चाहिए। अब जैसे दूसरे के अनुसार हम करते हैं तो हमने शब्द लिया अन्वय। अन्वय शब्द हमें लेना है दूसरे सूत्र के अनुसार। दूसरे सूत्र के अनुसार जब हमने अन्वय शब्द लिया तो हमें वै शब्द की पुनरावृत्ति चाहिए, वै शब्द हमें चाहिए। तो जब हमने वै शब्द को यहाँ पकड़ लिया तो वै शब्द के बाद हमें ये देखना है कि वै शब्द में कौन सा स्वर छुपा हुआ है। तो वै के अंदर हमारे सामने ए स्वर छुपा हुआ है। तो जब वै के अंदर ए स्वर है तो जैसा कि यण संधि का हमारा चल रहा है तो ई को यणसी और माहेश्वर सूत्र के अनुसार हमें इसको परिवर्तन करना है, इसको बदलना है। तो हमारा जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अनु प्लस अय। अनु प्लस अय। अनु शब्द में हमारा स्वर छुपा हुआ है और ए स्वर हमारे सामने स्पष्ट तौर पर उजागर हो गया है। अब मैंने अय शब्द के बाद विसर्ग लगाया है लेकिन अनु शब्द में विसर्ग नहीं लगाया है। इसका कारण मैंने आपको भी बताया था, दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं। जब हम विसर्ग का कोई प्रयोग करते हैं तो जब विसर्ग का प्रयोग हम आखिरी शब्द की बात कर रहे हैं तो हम पहले शब्द में अनु शब्द में या पहले जो भी हमारा वर्ण होगा उसके अंदर विसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पहले अगर हमने विसर्ग शब्द का प्रयोग कर दिया तो दोनों ही बार हमने विसर्ग शब्द का प्रयोग किया है तो हमारी संधि स्वर संधि के भाग का यण संधि के भाग का हिस्सा ना होकर के विसर्ग संधि में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हमें किसी भी दशा में विसर्ग का प्रयोग पहले वर्ण के बाद भी नहीं करना है। पहले वर्ण के बाद भी लगा करके आखिरी वर्ण के बाद हमें विसर्ग शब्द का प्रयोग करना है। तो हमारा पहला शब्द हो गया अन्वय। अगला लिखते हैं स्वागतम। स्वागतम, इसमें भी हमें सबसे पहले वही पकड़ना है। हमारे पास वै शब्द का जो आधार है वो हमें लेना है। तो हमारे साथ यहाँ वै यहाँ है, वै के साथ हमें स्वर पकड़ना है। तो यहाँ वा शब्द की पुनरावृत्ति है, यहाँ वा शब्द प्रयोग हो रहा है। वा शब्द के कारण यहाँ स्वर आया हमारा आ। तो जब स्वागतम में आ गया तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम। सु शब्द में हमारा स्वर छुपा हुआ है और आ हमारे सामने स्वर मौजूद है, यानी कि शब्द से पहले शब्द के बाद दोनों ही जगह स्वर की आवृत्ति होनी चाहिए। पहले वर्ण के आखिरी में और बाद के वर्ण के शुरू में स्वर शब्द की जहाँ आवृत्ति होती है वहां हमेशा यण संधि होती है, स्वर संधि होती है। अगले शब्द को हम देखते हैं गुरुवादेश। गुरुवादेश, इसमें भी वै शब्द को हमें पकड़ना है। वै शब्द में हमारे सामने जब हम स्वर निकालते हैं तो आ आता है, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ही सावधानी के साथ प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हम आ स्वर की पुनरावृत्ति लेकर आ स्वर को मान करके इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो ये हो जाता है गुरुवा प्लस देश। अब जैसे संधि विच्छेद मैंने शुरू किए थे उस समय मैंने आपको बताया था कि संधि विच्छेद में दोनों शब्दों का कोई ना कोई वास्तविक अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ हम देश शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं लेकिन गुरुवा शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हमें इस शब्द को परिवर्तित करना पड़ेगा। इस शब्द का सही प्रयोग हमें लाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इसे गलत मानते हुए हम करेंगे गुरु प्लस उपदेश। गुरु प्लस उपदेश, क्योंकि हमारे सूत्र के अनुसार यहाँ पर कहीं भी आ स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है,
इसलिए ये हो जाएगा गुरु प्लस उपदेश। गुरु में हमारा उ छुपा हुआ है और उपदेश में भी हमारा स्वर सामने है, इसलिए गुरु प्लस उपदेश होगा, ना कि गुरुआ प्लस देश। शब्दों के अर्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए, दोनों शब्दों का कोई ना कोई वास्तविकता से संबंध होना चाहिए, कोई ना कोई उनका वास्तविक अर्थ जरूर निकलना चाहिए। अगला शब्द जैसे हम लेते हैं वधवागम। वधवागम, इसमें वह शब्द में आ स्वर हमारे सामने मिल रहा है, लेकिन हमें आ का प्रयोग नहीं करते हुए जैसे हमने गुरु प्लस उपदेश बनाया था उसी तरह से ये होगा वधु प्लस आगम। उ और आ दोनों स्वर की यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमें उ में से ही लेना है और इसके बाद में हमारा कोई भी स्वर हो सकता है। ये है हमारे यण संधि का दूसरा उदाहरण। अब तीसरे में जब हम चलते हैं तो हमें री या री प्लस स्वर, और टोटल जो शब्द हमारा बनेगा वो रै प्लस अच, यानी कि रै की पुनरावृत्ति के साथ रै शब्द के साथ स्वर का कहीं ना कहीं संबंध होगा, तब जाकर के हमारा तीसरा उदाहरण यण संधि का सार्थक होता है, जिससे हमारा शब्द हम लिखते हैं मात्रादेश। मात्रादेश। अब हमारा जो तीसरा सूत्र है उसके अनुसार हम चलेंगे तो मात्रा शब्द में हमें रै शब्द की पुनरावृत्ति मिल रही है। रै शब्द हमें इसमें पूर्ण क्या मिल रहा है, इसलिए जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये हो जाएगा मातृ प्लस आदेश। अब विसर्ग हमारे साथ है, विसर्ग का हमें प्रयोग करना है, तो विसर्ग का प्रयोग करने के लिए हमें आदेश शब्द के आगे विसर्ग लगाना होगा। ये हो गया मातृ प्लस आदेश। मातृ शब्द में हमारा री का प्रयोग हो चुका है, स्वर हमारे साथ है और रै और स्वर मिलकर के दोनों त्रा शब्द के अंदर समाहित हैं, इसलिए ये हमारा यण संधि का तीसरा उदाहरण हुआ, री प्लस री का प्रयोग करते हुए मातृदेश। अगला शब्द आता है पित्रादेश। सेम ही शब्द है, इसमें हो जाएगा पितृ प्लस आदेश, लेकिन हमारे सामने विसर्ग नहीं है, इसलिए हम विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, विसर्ग का हम प्रयोग नहीं लगाएंगे। अगला शब्द छोटा एक शब्द लेते हैं हम पित्रे। केवल पित्रे शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें भी हमें री और री का प्रयोग करते हुए स्वर का प्रयोग करना है। अब री का जब प्रयोग करेंगे तो पित्रे शब्द में पितृ प्लस ए, क्योंकि तय के साथ हमारा री छुपा हुआ है और आगे ए स्वर हमें मिल चुका है, इसलिए ये हो गया पितृ प्लस ए। विसर्ग का प्रयोग नहीं है, इसलिए हम इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला शब्द हम लेते हैं मातृनुमति। मातृनुमति, मातृनुमति में भी रै की जो ध्वनि है उसका प्रयोग त्रय के साथ हो रहा है, तो ये हो जाएगा मातृ प्लस अनुमति। मातृ प्लस अनुमति, तय के साथ हमारा री का प्रयोग हो गया और ए स्वर हमारे सामने मौजूद है, तो ये हो गया मातृ अनुमति। ये है यण संधि का तीसरा उदाहरण। चौथे उदाहरण के अनुसार हम चलते हैं, उसमें होता है री का प्रयोग और प्लस के बाद में हमारा स्वर, यानी कि शब्दों के टुकड़े केवल हमें करने हैं। री और स्वर का प्रयोग एक साथ हमारा चलेगा। जैसे हमारा शब्द आता है लाकृति। लाकृति, लाकृति का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है री प्लस आकृति। लृ शब्द का प्रयोग हो गया और लृ शब्द में हमारा जो स्वर छुपा हुआ है वो ई के ध्वनि के रूप में छुपा हुआ है और आ स्वर हमारे सामने आगे स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा लृ प्लस आकृति। यण संधि का चौथा उदाहरण है लृ प्लस आकृति। अब अगला शब्द जैसे हम लेते हैं लाकार। लाकार, विसर्ग का उसमें हमने प्रयोग कर दिया। लाकार शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे, लाकार का प्रयोग करने के लिए भी हमें इसी सूत्र के अनुसार, चौथे सूत्र के अनुसार चलना पड़ेगा। लाकार का हम प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है लृ
प्लस आकार। लरी हमारे सामने मौजूद है, और आ शब्द की यहाँ पर आ स्वर की आवृत्ति हो गई है, इसलिए यहाँ पर हो गया लरी प्लस आकार। ये है यण संधि का ही एक उदाहरण। अगला हम देखते हैं लादेश। लादेश लरी प्लस आदेश। फिर से वही है, लरी शब्द का प्रयोग करते हुए इसमें हमें लरी का प्रयोग किया है, और आदेश में हमारा स्वर हमारे साथ छिपा हुआ है। ये है यण संधि का उदाहरण, लरी का प्रयोग करते हुए। एक अलग शब्द हम लेते हैं जैसे ननुबंध। जब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो हमें वही लरी शब्द का प्रयोग पहले करना है, तो ये हो जाएगा लरी प्लस अनुबंध। ये हो गया लरी प्लस अनुबंध। तो ये है यण संधि का चौथे सूत्र के अनुसार प्रयोग। तो आज हमने स्वर संधि के जो 12 भेद होते हैं, उन 12 में से सबसे पहला जो यण संधि है उसका उदाहरण हमने सीखा है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले टॉपिक में हम आयाती संधि की तरफ जो बढ़ेंगे उसका प्रयोग किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। फिलहाल यण संधि की परिभाषा और यण संधि के जो हमें 4 उदाहरण मैंने आपको भी बताए हैं, इन 4 सूत्रों के अनुसार यण संधि का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले टॉपिक में हम आयाती संधि के बारे में